वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस सीयूईटी 2024 और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, मिक्सचर, पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ आपके बीच। मिक्सचर में कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, बिल्कुल हो सकता है। हमारा मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर आर ऑलवेज होमोजीनियस, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मिक्सचर कभी कभी हेट्रोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस क्या होता है? जब हम सेम फेजेस को ऐड कर रहे होते हैं तो हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलता है। पर यदि हमारे जो भी हमारी मिक्सिंग कर रहे हैं यदि उनके फेजेस आपस में डिफरेंट हैं तो वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमें जो कि दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनकरेक्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट कि मिक्सचर्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। नहीं, मिक्सचर्स हमेशा होमोजीनियस नहीं होते हैं। ओके, तो आंसर हमारे इसका आ जाएगा थर्ड, मिक्सचर्स मिक्सचर्स आर नॉट ऑलवेज होमोजीनियस। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अपना सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें दिए हुए स्टेटमेंट्स में से हमें कौन सा गलत है ये हमें छांटना है इसमें। ठीक है, हम पहला स्टेटमेंट इसमें पढ़े हैं, ए होमोजीनियस सॉल्यूशन इज द वन विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि उनका कंपोजिशन, उनका टेक्सचर, उनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन में सेम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यदि कोई ड्रिंक लेते हैं, मान लीजिए कि आप शुगर कैन ऐड करते हैं ग्लास ऑफ वाटर में और उसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉप का जो टेस्ट आपको मिलता है, लास्ट ड्रॉप का भी टेस्ट आपको वही मिलता है। थ्रू आउट द कंपोजिशन हमारे सॉल्यूशन का सेम होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन 2 और मोर फेजेस। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से होमोजीनियस में क्या होता है, होमो मतलब सिमिलर, सेम फेजेस में हमारे मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं आपस में, उनका फेजेस सेम होते हैं। ठीक, उसी तरह से हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट फेजेस में हमारे सॉल्यूशन मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं और तब जाकर के सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फेजेस में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा स्टेटमेंट कर रहा है कि इन ए सॉल्यूशन कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट और जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट। यानी कि हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं और इसको थिंक करते हैं कि जो भी हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, और जो भारी, जो लार्ज मात्रा में हमारे पास पाया जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसमें कि हम डिज़ोल्यूशन प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद फोर्थ, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा है कि इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन है जहाँ पे ग्लूकोज इज द सॉल्वेंट एंड वाटर इज द सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि हम देखते हैं कि ग्लूकोज को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ना कि वाटर को हम डिज़ोल्व करते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो हमारा जब हम ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ग्लूकोज हमारा एज ए सॉल्यूट एक्ट करता है और हमारा जो वाटर होता है एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है। और सॉल्यूशन तभी प्रिपेयर हो पाएगा जब हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की मात्रा हमारे सॉल्वेंट से कम होगी। तो इस हिसाब से ये हमें बोल रहा है कि ग्लूकोज इज़ द सॉल्वेंट एंड वाटर इज़ द सॉल्यूट। ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, डी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये कह रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज, इन एक्वस सॉल्यूशन, ये मैं सही स्टेटमेंट आपको लिख रहा हूँ, इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट। तब जाकर के हम कोई सॉल्यूशन अपना प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस। अब हमारे सेट का है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा एक असर्शन रीज़न दिया है, हमें असर्शन पढ़ना और उसके बिहाफ पे जो हमें रीज़न पढ़ना दिया गया है वो हमें देखना है और ये सही है कि नहीं हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक, तो हमारा असर्शन दिया हुआ है। असर्शन हमारा ये कर रहा है कि इस सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ग्लास वाटर इज़ होमोजीनियस। बिल्कुल ठीक है, हमारा असर्शन बोल रहा है, असर्शन जो हमारा है
वो है हमारा करेक्ट। ठीक है, अब इसका रीज़न हम लोग पढ़ लेते हैं। हमें रीज़न दिया, हमें देखिए क्या दिया है। पहले मैं एक बार असर्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ग्लास वाटर इज होमोजीनियस। बिल्कुल सही बात है, होमोजीनियस सॉल्यूशन भी जैसे मैंने बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जिनकी थ्रू आउट द प्रॉपर्टी और कंपोजिशन हमारे सॉल्यूशन में सेम होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये टेबल सॉल्ट जब हम ऐड करते हैं ग्लास ऑफ वाटर में और हमें देखते हैं कि जो भी हमें कंपोजिशन, जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें सेम मिलती, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। पर इसका एक और रीज़न इसके साथ दे रखा है, ए सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस। जी नहीं, होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होते हैं उनका थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है। तो रीज़न इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि हमारा रीज़न है ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन में हम देखते हैं कंपोजिशन थ्रू आउट सेम मिलती है, सेम मिलती है। और हमारा रीज़न दे रखा है हेट्रोजीनियस के लिए, तो इस हिसाब से हमारा रीज़न करेक्ट इनकरेक्ट हो गया और हमारा असर्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, तो हम अब अपने ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहीं से गलत हो गया, दोनों गलत सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट भी हम पढ़ते हैं अपना, बोथ असर्शन एंड रीजन आज करेक्ट एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बात भी गलत है, रीजन ही हमारा पहले गलत है, तो हम आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा सी ऑप्शन कह रहा है कि ए असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन हमारा इनकरेक्ट है, तो यहीं से हमें आंसर मिल गया। पर फोर्थ ऑप्शन भी हम अपना देख लेते हैं, असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, जो कि गलत है। तो इस हिसाब से हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा आ जाएगा इसका थर्ड, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक न्यूमेरिकल है हमारा कि 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें, ठीक है, 40 ग्राम, is dissolved in little quantity of water and the solution is diluted up to 100 ml. What is the molarity of the solution? हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, हमारे गिवन सॉल्यूशन का, वो उसका वॉल्यूम हम लीटर में रखते हैं। अब हमें यहाँ दे रखा है मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ग्राम, तो हम इसका मोल सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि मोल ऑफ NaOH। मोल को हम लोग कैपिटल स्मॉल n से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मोल फाइंड आउट कर लेंगे NaOH के लिए। इसका वेट दे रखा है, गिवन वेट बाई, मोल निकालने का तरीका गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमें 40 दे रखा है हमारे सॉल्यूशन में, गिवन क्वेश्चन में, और गिवन वेट है हमारा 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम इसका अब वॉल्यूम, हमें गिवन वॉल्यूम जो हमें है वो है हमारा कितना, 100 ml। तो हम इसको रख देते हैं मोलैरिटी में और इसको हम देखते हैं। ठीक है, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 5/40 बाई इंटू हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना दे रहा है 100, और इसको हमें रखना किस में, लीटर में है, और ये हमें ml में दे रखा है। इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। हमें यहाँ अरेंज करके मिल जाएगा 5/40 इंटू 100 मल्टीप्लाइंग 1000। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5/4, इट मीन्स 1.25 समथिंग मोलैरिटी इसकी आ जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से। हमारा ऑप्शन ए है 0.1, ऑप्शन बी है हमारा 1, सी है 0.125 और डी ऑप्शन हमारा 1.25। तो हम देख सकते हैं आंसर हमारा इसके लिए हमारा हो जाएगा फोर्थ, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ, 1.25 मोलर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड। हमें दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और हमें पूछा है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट, हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। हमें बी दे रखा है, हमारे पास क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी। हमारे पास सी है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन।
और हमारा डी है मोलैलिटी। तो हम बारी बारी से सबको समझते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज का टर्म का यूज़, कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हो और उसको परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, मोलैरिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ते हैं, जब किसी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी स्पेसिफिक किसी सॉल्यूशन में हमें जो भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वहाँ किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट हमें मोल निकालना होता है तो हमें मोल फ्रैक्शन टर्म की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इन गिवन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, और नेक्स्ट हमारा है मोलैरिटी, अभी जिसको हम लोगों ने डिस्कस, मोलैलिटी सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम फिर से एक बार अपने स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमारा ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी करेक्ट। ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि द मोलैलिटी इन किलोग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, हमें यहाँ पे मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। 1 मोल सॉल्यूट दे रखा है तो हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं स्मॉल m। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी यही किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इन ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे सॉल्वेंट के वेट को किलोग्राम में रखना है। अब हमारा यहाँ पे गिवन है, हमें मोल्स दे रखा है। मोल हमें कितना दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, हमारे क्वेश्चन में 1 मोल। ओके, मोल हमें दे रखा है। वेट जो है हमारा सॉल्वेंट का वो कितना दे रखा है, 50 ग्राम में दे रखा है। तो हम इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे मोलैलिटी हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। मोल हमने यहाँ रख दिया और वेट हमारा सॉल्वेंट का, और इसको केजी में हम चेंज करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1000 1 × 1000 बाई 50 ये हमें देखने को मिला, यानी कि हमारे पास आ जाएगा इसका 5 × 10 20। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, और ये हमारा आ जाएगा 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके सामने। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर डज नॉट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट। हम प्रेशर को अप्लाई करके किसी सॉलिड की, हम अपने सॉल्वेंट में उसकी क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका रीज़न हमें प्रॉपर रीज़न बताना है कि क्यों। तो हम स्टेटमेंट 1 है हमारा दे रखा है रीज़न में, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कॉज सॉल्वेंट टू इवापोरेट। जी नहीं, ये गलत है। स्टेटमेंट बी है हमारा क्या, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं हमारे नेचर में रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिनको हमें चेंज कर पाना, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसलिए वो रिजिड होते हैं नेचर में, और उनको हम प्रेशर के अफेक्ट से, प्रेशर हमारा अफेक्ट नहीं कर सकता है, और उनकी सॉल्युबिलिटी एज सच प्रेशर पे अफेक्ट नहीं करेगी। तो प्रेशर डज नॉट अफेक्ट solubility of solid। okay, does not, pressure does not affect solubility of a solid। हमारा
स्टेटमेंट सी दे रखा है, तो ये हमारा बी स्टेटमेंट तो ठीक है। स्टेटमेंट सी हमारा दे रखा है, इंक्रीज इन प्रेशर मस्ट बी कंपनीड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो प्रेशर अलोन डज नॉट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, ये बात भी गलत है। हमारा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, विथ इंक्रीज इन द प्रेशर द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर है, आंसर हमारा बी, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा बी, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड इन नेचर। हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमारा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग हेनरी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे हेनरी कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करने का तरीका होता है, व्हेन ए गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हेनरीज लॉ की हेल्प से, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि हेनरीज लॉ में हमें कहा गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग जब हटाते हैं तो हमें KH देखने को मिलता है, यहाँ पे एक हेनरी कांस्टेंट इसी को बोलते हैं हम लोग। और हमें ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ हमारा KH हमें मिला हुआ है, ये जो हमें यहाँ पे KH मिला हुआ है, ये KH इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ ए गैस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस, ओके। तो हमें यहाँ दे रखा है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि डेंसिटी हमारे जो है कि डिक्रीज़ करने लगती है। डेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो सॉल्युबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी एक गैस की वो डिक्रीज़ करती है, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज़ करती है। इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं, अब हमारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि जब ग्रेटर फॉर ए गैस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, स्टेटमेंट हमारा 1 है। बी हमारा दे रखा है ग्रेटर फॉर ए गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। सी हमारा है कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। डी हमारा नॉट रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर हमारा सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब हमारे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ करती है, डेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करती है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो KH की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है उन गैसेस के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी लोअर होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी, स्टेटमेंट हमारा बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ठीक है, हमारे सेक्शन का, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज़ ऑलवेज, ठीक है। हमें वेपर प्रेशर के बारे में दे रखा है। हम एक सबसे पहले एक सपोज कर लेते हैं, हम एक सॉल्वेंट अपने बीकर में, प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, अब हम एक दूसरा बीकर देखते हैं जहाँ पे हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक, और यहाँ पे हम प्लस ऐड कर देते हैं कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम अपने इसमें ऐड करते हैं। हम जानते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होते हैं वो अपना वेपर नहीं बनाते हैं, तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो ये आसानी से अपना वेपर बना रहे हैं, ठीक। पर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ ऐड कर देते हैं तो ये क्या करते हैं हमारे कि सरफेस के कुछ स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इन स्पेस जहाँ पे ये सॉल्यूट्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स तो वेपर बना नहीं रहे हैं, अब ये जो स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं इन सभी स्पेसेस से सॉल्वेंट अपना वेपर यहाँ से नहीं बना पाता है, यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता है, वेपर नहीं बना पाता है, पर बाकी जो फ्री स्पेसेस हैं वहाँ से वो वेपर बनाता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे फ्री स्पेस जो हमें मिल रहा था वो कम हो जा रहा है, हमें फ्री स्पेस हमारा कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वेपर कम बन रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा देन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। तो हम ये देखते हैं अपना स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट
बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। स्टेटमेंट बी हमारा है, क्या कह रहा है ये कि हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ऐसा भी नहीं, हम देख सकते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है और फ्री स्पेसेस अब कम रह गए हैं, तो हमारा ये भी गलत है। हमारा सी स्टेटमेंट कह रहा है लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब वो वेपर कम बना पा रहे हैं जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गए, और ये रखा है कांस्टेंट, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है और इसको देखिए हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए हेप्टेन ऑफ प्योर हेप्टेन एंड प्योर ऑक्टेन इज़ 93 एंड 31 टॉर। ठीक है, हमें वेपर प्रेशर दे रखा है किसके लिए, हेप्टेन। ठीक है, और हमें किसके लिए वेपर प्रेशर एक दे रखा है, ऑक्टेन के लिए। हमें वेपर प्रेशर हेप्टेन का दे रखा है कितना, 92। हमारे पास ऑक्टेन का वेपर प्रेशर है 31। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का मूल दे रखा है, हेप्टेन का मूल दे रखा है हमको 1 मोल सॉरी, और ऑक्टेन का हमें मूल दे रखा है, गिवन मोल है हमारा कितना, 4 मोल। अब हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर निकालने का तरीका होता है, टोटल प्रेशर निकालने का तरीका होता है, हम इसको सपोज कर लेते हैं ए, पी नॉट ए, और ये हमारा है बी। ठीक, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन हमारा बी। ओके, ये हमारे पास तरीका होता है टोटल प्रेशर मिक्सर का निकालने का। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालने का जो हमारे पास तरीका होता है, किसी का भी मोल निकालने का तरीका होता है। मान लीजिए हम ए का मोल निकाल रहे हैं, तो इसका अपना मोल बटे में टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। तो हम यहाँ बहुत ईजिली देख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ए का आएगा वो अपना मोल इसका 1 मोल दे रखा है, प्लस टोटल मोल कितना हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि हमारे पास आया 0.2। और हम सब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के बराबर होता है। यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन यदि बी का निकालना है तो हम बी के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 में से 0.2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन बी का फाइंड आउट हो जाएगा 0.8। अब हम अपना इस सॉल्यूशन में हम इसको रखेंगे। हम यहाँ पे प्रेशर दे रखे हैं हमारे पास, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इसका हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इसका लिखने का तरीका हेप्टेन के लिए 1/5 प्लस 31 इंटू 4 क्या हो जाएगा ये 5। ओके, हम यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, ठीक है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 43.2। इसको आप सॉल्व करके पूरा देखिएगा, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हैं, तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 92 को आप 90 भी लिख सकते हैं, 31 को आप 30 करके भी सॉल्व करेंगे और बहुत ईजिली सॉल्व होगा। जैसे मैं इसको एक बार रफली आपको करके दिखाता हूँ, 90 ले करके, ऑप्शन आपके जब दूर दूर हो तो आप इस तरीके के अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 18 प्लस 42 समथिंग अप्रॉक्स आ रहा है आपका ये आंसर। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपका एक ही आंसर इसके आसपास में आ रहा है 43.2, तो इस हिसाब से हम इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर सी। ओके, ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। जब भी आपको पेपर में कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिले जहाँ पे आंसर आपकी दूर दूर दे रखे हों, तो आप हमेशा अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम लोग। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट इधर से लिखता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं जब हमारे बीच में सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन सिमिलर होता है किस, और सॉल्वेंट
एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सिमिलर होता है किसके, सिमिलर होगा किसके, हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। पर हम यही बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास वो होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास जब होते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सॉल्यूट 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 एंड सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शन is not similar to solute solvent interaction। ओके, ये हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भी हमें दो तरह के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, एक हमें पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक हमें नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की हेल्प से हमें क्वेश्चन को करना होता है। पॉजिटिव डेविएशन वो होते हैं जब हमारे जो भी इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बनेंगे। हम पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव इंटरेक्शन वो हमारे शो करते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन का, इनका आपस का इंटरेक्शन जो होता है वो वीकर होते हैं। हमारा इनके जो बीच में इंटरेक्शन बनता है वो वीकर मिलता है और ये डेविएशन शो करते हैं, इजीली इनके बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं। पर यही हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन जो होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गर होगा और ये हमें इन्हें ईजिली ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, हम अपने सॉल्यूशन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक एक बारी बारी करके। हमें यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को पिक करना है। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट दे रखा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए, हम सपोज कर लेते हैं ए हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है और हमें बी दे रखा है सॉल्वेंट। ओके, हमारा गिवन क्वेश्चन में है कि द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू दोज ऑफ ए बी। यदि ऐसा होता है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट बी हमारा कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए बी। बिल्कुल सही बात है। यदि ए सॉल्यूट एंड बी सॉल्वेंट का इंटरेक्शन आपस में स्ट्रॉन्गर है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ जो हमें बन रहा है इनका बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा और ये डेविएट हो जाएंगे अपने पाथ से और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सी हमारा कह रहा है कि डेल्टा एच मिक्सचर का 0 होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात तब सही होती है जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है, जहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो 0 होता है। हमारा ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सी डी हमारा लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो डेल्टा वी मिक्सचर का बोल रहा है कि 0 होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या है, ये बी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कमजोर होगा रादर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है इन ए बाइनरी सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक बिल्कुल जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन के लिए देखा, जैसे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन को, ये हमारा सॉल्यूट है ए और एंड ये हमारे पास ये हमारा सॉल्यूट, ठीक है, ए एंड ये हमारे सॉल्वेंट, इनके बीच का इंटरेक्शन कमज़ोर होता है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन से। ठीक है, और इनके बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक कर पाना इजी नहीं होता है, हम इनको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये अपने पाथ से डेविएट इजीली नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हम स्टेटमेंट एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं और हमें इसमें नेगेटिव डेविएशन के लिए अपना ऑप्शन पिक करना है। हमारा पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा वॉल्यूम चेंज इन
पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि हमारा डेविएशन ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक, ऐसा भी नहीं है, डेल्टा एच जो होता है वो हमारा पॉजिटिव नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। हमें हीट इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सचर का निगेटिव मिलेगा हमें यहाँ देखने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं स्टेटमेंट अपना सी, ए एंड बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी इंट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, हमारा ए बी इंट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेरिजन टू ए एंड बी इंट्रैक्शन। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हो जो ए और बी का ग्रेटर देन होगा एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर हमारा ये हो जाएगा सी, ठीक है, जहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा देन ए एंड बी इंटरेक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 13, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। हमने देखा कि निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की हेल्प से यहाँ पे हम लोग दो तरह के एजिट्रॉप हमें पढ़ने को मिलते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग टर्म यूज़ करते हैं एजिट्रॉप्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या होता है, दो तरह के हम लोग डेविएशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है हमारा निगेटिव डेविएशन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं, उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कमज़ोर होता है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन इजीली ब्रेक हो जाता है और वो थोड़ा सा ही बॉईल करते हैं, क्योंकि उनके बीच का इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और थोड़ा सा ही बॉईल करने पर वो आपस में ईजिली ब्रेकआउट कर जाते हैं, ठीक है। पर हमें तो उनके हम पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी होते हैं हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, पर हम देखते हैं कि हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप पूछ रखा है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप के लिए वो है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन आपस में स्ट्रॉन्गर हो रादर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस हिसाब से हमें आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो HNO3 प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारे निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। जितने भी निगेटिव डेविएशन वाले होते हैं एग्जांपल हम पढ़ते हैं उन सब वो सब के सब मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप के केस में आते हैं, और जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं वो सारे एग्जांपल आप मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे, ये हमारा सवाल बना है। सबसे पहले जब भी हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूट होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट में अपने ऐड कर सकते हैं। हमारा हो सकता है हमारा वो सॉल्यूट गैस हो, कोई हो सकता है हमारा वो सॉल्यूट कोई लिक्विड हो, या फिर हो सकता है वो हमारा सॉल्यूट कोई सॉलिड हो, ठीक। तो जब भी किसी हम गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके और हम अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसको हम डील करते हैं हेनरीज लॉ की हेल्प से, ठीक। इसी तरह से जब हम किसी लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, और जो भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग राउल्ट्स लॉ की हेल्प से देखते हैं। पर ठीक उसी तरह से जब हम लोग किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और जो भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से डील करते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की खास बात ये होती है कि वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे इंडिपेंडेंट होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी it depends on nature of solute, it depends on number of solute, independent of nature of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हमें ध्यान में रखना है। और इसके हिसाब से हम 4 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बारी बारी से। हमारा पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि द नेचर ऑफ सॉल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो हमारा स्टेटमेंट बी अभी यही हम देख रखे इंडिपेंडेंट होता है नेचर पे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा सीधे। हमारा स्टेटमेंट बी देख रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जी बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
स्टेटमेंट सी दे रखा है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी ये नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर बी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में 15 दे रखा है कि एट 300 केल्विन व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर ओवर मर्करी रिड्यूसेस टू फ्रॉम 50 mmHg टू 45 mmHg द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हमें ये बता रखा है कि हम किसी सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में और उसका वेपर प्रेशर घट जा रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो स्पेस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वेपर कम बनने लगते हैं। वेपर कम बनने लगते हैं तो वेपर प्रेशर, जो बनने वाला प्रेशर होता है वेपर के द्वारा, वो कम हो जाता है। हमें यही बोल रखा है कि हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमें प्रेशर में डिक्रीज़ देखने को मिलता है। हम लोग दे सकते हैं P0 ये हमारा इनिशियल प्रेशर है, ये हमें 50 दे रखा है, और P जो हमारा फाइनल प्रेशर है वो हमें दे रखा है 45 आफ्टर एडिंग सम सॉल्यूट। और हम सब जानते हैं कि ये हमें पूछ रखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हम लोगों ने एक पढ़ा है कि राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग जो होता है वो हमारा वेपर प्रेशर में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा ही है तो हम बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग है तो किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं, इनिशियली के रेस्पेक्ट हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्यूट का हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 50 हमारा इनिशियल है प्रेशर, 45 हमारा फाइनल है, और इनिशियली हमें देखने को मिला, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा 5/50। इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0.1। इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं हम, ऑप्शन ए है 0.005, ऑप्शन बी है 0.01, ऑप्शन सी हमारा 0.1। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, और ये हो जाएगा हमारा कितना 0.1। ओके, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है कि ये एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। द मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस्ड बाई। ओके, हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, मोलर एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे रिड्यूस होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर कम बनने लगता है, वेपर प्रेशर कम बनता है और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ दे रखा है कि, और एक और बात हम बताएं, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसनट्रेशन। ये हमें एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलता है कि जो डेल्टा टी बी होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस हम लोग जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ हमें एक के बी मिलता है जिसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और हम लोग मोलैलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमें यहाँ यही पहचानना है कि ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 दे रखा है, हमारा ऑप्शन 1 जो है 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा भी नहीं है। हमें स्टेटमेंट बी रखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 ग्राम इट मीन्स 1 किलोग्राम तो हुआ, बट वो ग्राम ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा, हमें मोल फाइंड आउट करना है। 1 मोल्स ऑफ स्टेटमेंट सी दे रखा है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे दिख रहा है हमें साफ साफ कि हमारे मोलैरिटी के बारे में बता रहा है। स्टेटमेंट हमारा जो ऑप्शन लास्ट है डी, वो हमें दे रहा है 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बिल्कुल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। ये हमें मोलैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 17। हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है कि द रिलेशन बिटवीन के एफ एंड टी एफ, के एफ एम और टी एफ के बीच में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। के एफ है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या उसके बाद हमारा एम है मोलैलिटी, और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डेल्टा टी एफ हमें एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलता है
कि डेल्टा टी एफ जो हमारा होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलता है और इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ये हमारे रिलेशन देखने को मिलता है और इस हिसाब से हम स्टेटमेंट में देख सकते हैं अपना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी सेकेंड। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ पेपर का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर इज़। वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कुछ जो भी हम सॉल्यूट ऐड करते हैं अपने किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, वो हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके नेचर पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो यदि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो अपने आयंस में कंस्टिट्यूएंटली ब्रेक नहीं करेगा, पर यदि वो इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट वो अपने आयंस में वो ब्रेक करेंगे, ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ओके, हमें देखने को मिलता है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट केस में वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस के बीच में ब्रेक कर जाते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं करते हैं और उनके लिए आई की वैल्यू जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो 1 होता है। पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जिस तरीके से भी होंगे, ठीक है। कुछ एसोसिएटिव नेचर शो करते हैं, कुछ डिसोसिएटिव। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डाइमराइज कर जाते हैं और वो ऐसे को हम बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव नेचर के इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एसोसिएटिव नेचर में हमने देखने को मिलता है, एसोसिएटिव नेचर यदि हमारे सॉल्यूट का है तो इट इज़ लेस देन 1। आई हमारा जो होगा, हमें जो वेंट ऑफ फैक्टर देखने को मिलेगा वो आई शुड बी लेस देन 1। और हमें जो डिसोसिएटिव नेचर के होंगे वो हमें देखने को मिलेगा आई शुड बी ग्रेटर देन 1। अब हमें यहाँ बात कर रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर इज़ लेस देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 है। NaCl ब्रेक करता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में Na+Cl-, तो वो अपने 2 आयंस में ब्रेक किया, ठीक है। मोर देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये बात भी गलत है, ठीक है। एसोसिएशन के केस में वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड अपना डाइमराइजेशन कर लेता है, ठीक। ऑलवेज लेस देन 1 ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जब डिसोसिएट करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा होंगे। लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, जी बिल्कुल सही बात है, एसोसिएशन के केस में वो 1 से कम होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। एसोसिएटिव नेचर के केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। हमें क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन in benzene is 0.5। in this solution benzoic acid should। यहाँ पे हमें दे रखा है कि वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, किसी बेंजोइक एसिड के बारे में दे रखा है कि इसकी वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आ रही है हमें 0.5, ठीक है। हमारे पास हमको पता है कि आई निकालने का तरीका होता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन upon number of particles before dissociation और association। ओके, हमें ये देखने को मिलता है कि आई निकालने का हमारा तरीका है। अब हम जान रहे हैं कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो एक एसोसिएटिव नेचर का होता है। एसोसिएटिव नेचर कहने का मतलब 3COOH, ये हम 2 मोल लेते हैं और ये जा करके अपने डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि यहाँ 2 से ये 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू जब लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर हमारा 1 है और बिफोर हमारा 2 है। इट मीन्स हमारा 0.5 वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिली हमें जो कि गिवन है। इट मीन्स कि हमारा एसोसिएटिव नेचर है, यानी कि डाइमर बना रहा है। ओके,
तो हम देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन दे रखा है कि हमारा जो बेंजोइक एसिड है सॉल्यूशन में वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। ओके, ऑप्शन बी हमारा फॉर्म कर रहा है डाइमर, ऑप्शन सी हमारा रिमेन्स अनचेंज, और ऑप्शन डी हमारा फॉर्म्स टेट्रामर। तो इस हिसाब से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, आंसर सेकंड, इट फॉर्म्स डाइमर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आज का, और यहाँ पे पूछ रखा है द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर KCl NaCl एंड K2SO4। हमें 3 हमारे कंपाउंड दे रखे हैं, KCl NaCl एंड K2SO4। ठीक है, हमें यहाँ I के बारे में बताना है। हम देख सकते हैं सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबके सब अपने आयंस में ब्रेक करेंगे, सबके सब अपने आयंस में ब्रेक करेंगे, और I निकालने का हमारा तरीका वही है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सब अपने कंस्टेंट आयंस में ब्रेक करेंगे। इट मीन्स कि सब के सब डिसोसिएटिव नेचर के हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ब्रेक करने के बाद K प्लस Cl माइनस मिलेगा, यहाँ पे हमें Na प्लस Cl माइनस मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ K प्लस SO4 2 माइनस। इट मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास ये भी 2, और ये हमारी हो जाएगी 3। इस हिसाब से हमारा स्टेट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर नंबर बी, जहाँ पे हमें दे रखा है 2 2 एंड 3। आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, 2 2 एंड 3। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और हम ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।